वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। आज हम क्लास 10th साइंस के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। आज 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11। आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया गया है। क्या है एटॉमिक नंबर? 11 है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर करने हैं इस बेसिस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई एंड राइट नेम ऑफ दिस एलिमेंट। आपको इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम बताना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपका कौन सा है? ये है आपका सोडियम। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का मतलब ये एलिमेंट किस ग्रुप में है? तो ये एलिमेंट आपका किस ग्रुप में आता है? 1A ग्रुप, मतलब फर्स्ट ग्रुप में। और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को आप याद भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये, जैसे H। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम याद कैसे कर सकते हो आप। ये हो गया है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, ये हो गया, ये आपके पूरे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ये आपका पहला पीरियड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये थर्ड पीरियड में आता है सोडियम और फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, इससे आपको पीरियड भी पता चल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड पीरियड में आपका क्या आता है? सोडियम। ये हो गया थर्ड पीरियड। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल है। कैसे? पहले आपके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड सेल में 8 होते हैं, फिर 8 आते हैं, 18, 18, 32 और 32। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो पहले आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो पहले में 2 आते हैं। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। तो यहाँ पे भी 8। ये टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कितना बच गया इसमें? 1 बच गया। तो आपके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का, 2, 8, 1। ठीक है, अब जैसे सोडियम पे आप लोग देखते हैं प्लस आयन होता है, Na+ होता है। क्यों प्लस होता है? क्योंकि ये अपने लास्ट वाले एक इलेक्ट्रॉन को, अब इसको अपना ऑक्टेट फील करना है, तो या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। तो इसके लिए इजी क्या है कि ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर क्या बना लेता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए हमारा जो सोडियम होता है वो प्लस आयन शो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the reason behind keeping inert gases in a separate group? Right. आपको बताना है कि हम inert gases को एक अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं, सेपरेट ग्रुप में क्यों रखते हैं inert gases को। अब देखो, inert gases को बहुत सारे नेम से जाना जाता है। जैसे inert gases को हम नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, तो इनर्ट गैस, नोबल गैस हो या जीरोथ ग्रुप हो, ये सारे एक ही नाम है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन वेयर नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनाया गया था तो ये गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुई थी। ठीक, नॉट डिस्कवर्ड, देयरफॉर नो प्लेस वाज कीप्ड फॉर दोज गैसेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो जब ये गैसेस थी ही नहीं तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैसों, मतलब अदर एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं छोड़ा था। उनके पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं था। ठीक है, तो लेटर व्हेन दिस गैसेस वेयर डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट रमसे, ठीक है, मेड अ सेपरेट ग्रुप। जब ये एलिमेंट्स आपके क्या गए? ढूंढे गए। तब जो रैमसे थे इन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसे इन्होंने नेम क्या दिया था? जीरो ग्रुप। इसलिए इन्हें जीरोथ ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक, अब जीरोथ ग्रुप का एक और रीजन है, क्या है? इन द 18th कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड प्लेस्ड देम देयर।
बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग। देखो इनका क्या बोल रहा है, ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, मतलब जो हमारे इनका लास्ट सेल है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो इनको ना ही किसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, जीरोथ ग्रुप भी बोला जाता है, और ये किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको इनर्ट गैस या नोबल गैस भी कहते हैं, और इसलिए इनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर इट्स कंडीशंस। आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताना है क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कोई, ये समझते हैं, ये हमारे पास मीडियम है, ठीक है, ये हो गया रेयर, और ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, SER, ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब यहाँ से कोई भी लाइट आएगी और वो क्या होगी, इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये हो गई। तो जब ये हमारी जो इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या करती है, जब 90 डिग्री बनाती है एंगल, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। अब हमको क्या समझता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना है। तो जब आपके एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो रे है वो कहाँ आ जाएगी, इसी मीडियम में फिर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये जो यहाँ जा रही थी ये अब यहीं रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री होता है, तो जब 90 डिग्री से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो देन द लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, तो सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो इट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब स्पेशल नोट क्या है, क्रिटिकल एंगल इज द स्पेशल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक। कंडीशंस क्या क्या है टोटल इंटरनल के लिए, लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, और सेकेंड क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट इट्स लॉज विथ डायग्राम एंड टू यूजेस इन डेली लाइफ। आपको क्या बताना है, रिफ्लेक्शन समझाना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो देखो रीड करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है, जैसे मैंने एक ये प्लेन मिरर ले लिया, इस पे कोई आपकी लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट आ रही है मतलब ये इंसिडेंट रे हुई, अब ये आपके प्लेन से टकरा के क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, तो ये आपकी कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। हम यहाँ क्या खींचते हैं, एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, तो ये फिनोमिना आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बन रहा है इसको हम एंगल आई बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो बन रहा है वो होता है एंगल आर, ठीक है। ये फिनोमिना हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, इसमें मीडियम चेंज नहीं होता, देखो लाइट यहाँ से आई और इधर ही रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ मीडियम चेंज नहीं होता। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिव सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है। पहला क्या कहता है कि जो आपका एंगल आई है मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो आपका इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये एक ही प्लेन पर लाई करती है, ठीक है।
यूजेस क्या है देखो, द रेयर व्यू मिरर enables द ड्राइवर टू सी थिंग्स बिहाइंड द कार, कार में, गाड़ियों में मतलब व्हीकल्स में यूज होता है। और सेकेंड क्या है, कॉन्केव मिरर्स विथ लॉन्ग फोकल लेंथ आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर के लिए यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल विथ डायग्राम। आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों दिया गया था, मोटर्स में फोर्स या फिर मोशन की डायरेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो जो थंब है और फोर फिंगर है एंड मिडिल फिंगर, ठीक है, ये आपका थंब हो गया, ये फोर फिंगर हो गया और ये मिडिल फिंगर हो गया। तो इनको आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। जैसे इसमें देखो, ये आपका थंब हो गया, ये फोर फिंगर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाए। सो इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब जब आप इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे हाथ, तो जो आपका थंब होगा वो क्या बताएगा, मोशन का डायरेक्शन बताएगा, मोशन या फिर फोर्स बताएगा। जो आपका फोर फिंगर होगा वो फील्ड बताएगा, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से डिनोट किया जाता है। और जो आपका मिडिल फिंगर है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आई को डिनोट करता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। सो और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में फोर्स को का डायरेक्शन आपको पता किससे चलेगा, थंब के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो आपको बताना है कि कोई सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव कर रहा है या बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो कैसे पता करोगे, जब आप कोई कंडक्टर ले रहे हो, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर लो, ठीक, एक हमने कंडक्टर ले लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई तार को अगर हम इस तरीके से लपेट दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक सोलेनॉइड है। अब जब हम इसमें क्या करेंगे, कोई बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। तो जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब आपको पता करना है कि ये सोलेनॉइड किस तरीके से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली हैंग करते हो, कहीं भी लटका दो बार मैग्नेट को, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में लाई करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो उसी तरह से सेम जब आप किसी सोलेनॉइड को फ्रीली हैंग करोगे तो ये भी आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही लाई करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ो, यही चीज बताई गई है, अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड रेस्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करेगा। इफ डिस्प्लेस्ड इट रिटर्न्स टू द सेम पोजीशन, अगर आप उसको डिस्प्लेस भी कर देते हैं तो वो फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करेगा। ठीक, तो दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, सेम ये बिहेवियर सेम है किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करता है। सो दोज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा सोलेनॉइड है ये सेम बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो डिटरमाइन पोल्स, अब आपको पोल पता करने हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है सोलेनॉइड में, कौन सा साउथ पोल है। तो ये कैसे पता करोगे, जैसे मैं यहाँ पे ये हमने समझ लो इस सोलेनॉइड को हमने फ्रीली हैंग किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कोई बार मैग्नेट इसके पास लेके आ रही हूँ। तो व्हेन द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, मान लेते हैं ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, अब मैं इस बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास ले आ रही हूँ, अगर ये पार्ट इस पार्ट से क्या हो जाता है, चिपक जाता है या अट्रैक्ट करता है,
तो मतलब क्या होगा कि ये हमारा कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, क्योंकि अनलाइक पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो इससे पता चल गया ये नॉर्थ पोल है। अब अगर ये नॉर्थ है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट is brought near one end of the suspended solenoid and that end is attracted, then it is the north pole. वो कौन सा पोल हो जाएगा, north of the solenoid. When the north pole of the magnet is brought near the same end, it is repelled. रिपल होगा. So those that end is north pole and the other end is south pole. तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा north है और कौन सा south है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. डू ऑल प्लांट्स बेयर सीड्स, हाउ आर न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट बेयर सीड्स प्रोड्यूस्ड. तो आपको इसमें पूछा जा रहा है कि क्या सारे प्लांट्स सीड बेयर करते हैं कि नहीं. तो ऐसा नहीं है. तो देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लांट्स बेयर सीड्स. ये नेसेसरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में सीड हो. ठीक है. सो इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स ऑल्सो न्यू प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल मेथड्स. तो बिना सीड के भी प्लांट ग्रो हो सकते हैं. ठीक है, नए प्लांट बन सकते हैं. अब कैसे, देखो जैसे एग्जांपल दिया है, इन मैनी प्लांट्स पार्ट्स लाइक रूट है, स्टिम है और लीव्स है कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस. This is used in methods like layering, grafting to grow plants such as sugarcane है, रोज है और ग्रेप्स है. देखो इस यहाँ पे हमको बता दिया गया है कि सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड नहीं होता, बट विथआउट सीड भी हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, नया प्लांट. ठीक है, कैसे, हमारे प्लांट में रूट है, स्टिम है, लीव्स हैं, इनके थ्रू आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे शुगर केन में होता है, ये रोज में होता है, ग्रेप्स में होता है. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. राइट डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन दिस रिप्रोडक्शन. इसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म ही पार्ट लेता है. ठीक है, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है. यहाँ पे इन दिस रिप्रोडक्शन टू ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल टेक पार्ट. इनमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है. ठीक, सेकेंड क्या है, ऑल द डिविजन्स इन दिस रिप्रोडक्शन आर मायोटिक. इसका मतलब क्या है, इसमें नॉर्मल सेल डिवीजन होता है. मतलब एक सेल आपका डिवाइड होता है दो सेल में, मतलब एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ. एक सेल आपका दो सेल में डिवाइड होता है और ये बिल्कुल सेम होते हैं इसकी तरह. और यहाँ इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मायोटिक डिवीजन टेक प्लेस. और इसका मतलब क्या है कि आपका एक जो सेल होगा वो 4 सेल में डिवाइड होता है. तो ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन हो गया. ठीक है. थर्ड क्या है, गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑक्योर. गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब स्पर्म और ओवम नहीं बनता है. नॉट प्रोड्यूस्ड एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे आपके गैमेट्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन भी होता है. फोर्थ क्या है, द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय दिस मेथड इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट. मतलब यहाँ पे जो नया आपका ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो सेम होता है पेरेंट की तरह. और यहाँ पे सिमिलैरिटी कम होती है, सेम नहीं होता. ठीक है, डिफरेंस होता है. दिस रिप्रोडक्शन इज फास्ट. यहाँ ये फास्ट होता है और ये हमारा स्लो होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. Why is a similarity and variation found in the offspring of same species and same parent? तो देखो सिमिलैरिटी क्यों होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज एंड सेम पेरेंट्स इज द सेम. तो जो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है, सिमिलैरिटी मिलती है. और वेरिएशंस क्यों है, तो द डिफरेंसेस दैट ऑक्यूर अलोंग विद सिमिलैरिटी इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज एंड सेम पेरेंट्स इज कॉल्ड वेरिएशन. तो वेरिएशन जैसे आपका कलर डिफरेंस है, आई डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको वेरिएशन बताती हैं. ठीक है, कॉजेस ऑफ वेरिएशन. अब वेरिएशन का कारण क्या है, क्यों वेरिएशन है, तो ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट चेंज की वजह से होता है और ड्यू टू चेंज इन वर्क चेंजेस की वजह से हमको वेरिएशन देखने को मिलता है. ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली। आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ पेयर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि किसी की क्वालिटीज को पूरी तरह से खत्म कर देना या दबा देना, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स कैन नॉट कम्प्लीटली सप्रेस द रिसीव वन, देन अ थर्ड इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज डेवलप। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका रेड फ्लावर है, यहाँ पे हमने एग्जांपल में रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर्स लिए हैं, ठीक है। तो रेड फ्लावर क्या करता है, व्हाइट के नेचर को या व्हाइट कलर को पूरी तरीके से नहीं सप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर तो नहीं हुआ, कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक थर्ड इंटरमीडिएट कैरेक्टर जनरेट होता है या डेवलप होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे, देखिए हमने रेड लिया है, व्हाइट कलर फ्लावर लिया है, रेड आपका क्या है, डबल कैपिटल आ रहा है, व्हाइट कलर क्या है, स्मॉल आ रहा है। तो जब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, दोनों मिलके पिंक फ्लावर बना रहा है, ठीक है। कुछ क्वालिटीज यहाँ की आई कैपिटल आ रहा है, कुछ यहाँ की, ठीक है। तो ये आपका पिंक फ्लावर बना, ठीक। इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, देखिए ये आपका कैपिटल और स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल और स्मॉल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएंगी, दोनों की क्वालिटीज हैं। ये अगर हम करें तो ये स्मॉल आर कैपिटल, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल और स्मॉल आर हो जाएगा, और ये मिलके क्या बना देंगे स्मॉल और स्मॉल आर, ठीक है। तो अब अगर इससे हम लोग समझें तो देखिए ये और ये, यहाँ पे क्या हो, ये दोनों क्या है, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पिंक कलर बना दे रहे हैं, तो जो कि आपका कितना है 50%। और यहाँ पे देखो दोनों कैपिटल आ रहे हैं, मतलब ये पूरा रेडी कलर है, और दोनों स्मॉल है मतलब वाइट है। तो यहाँ पे देखो आपका रेड कितना बन रहा है 25%, और वाइट कितना बन रहा है 25%। तो ये आपका, और ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट जनरेशन होगा, ठीक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।